ब्रजेश जी, लखनऊ में हैं हम। चारों तरफ जगमग लाइट, चमकती हुई लाइट्स दिख रही हैं। चुनाव क्यों उतना जगमग नहीं हो पा रहा है? देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य में बीजेपी की लहर चल रही है और विपक्ष पूरी तरह से धराशायी है, कोमा में है। गठबंधन जो समाजवादी पार्टी कांग्रेस का है वो चुनाव में स्टैंड ही नहीं कर पा रहा है। तो एक तरफा लड़ाई है यहाँ पर। इस वजह से आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा कि विपक्ष ने अपने आप को जनता के बीच में ले जाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाई। नहीं, विपक्ष के अलावा वोटर भी घर से नहीं निकल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी मैक्सिमम लोगों को मतदान स्थल तक पहुंचाने में सफल रही है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेसी गठबंधन के लोग ना बूथ स्तर पर गए, ना जनता के बीच में गए, तो जो उनके समर्थक लोग हैं वो मतदान करने से वंचित रहे। हम लोगों ने लगातार, हमारे वोटर पूरा निकले हैं और मतदान किए हैं। परिणाम आपको बताएगा कि प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी 80 की 80 सीटें जीतेगी। अच्छा देखिए, हमारी ये बस अब क्योंकि निकल चुकी है और लखनऊ दर्शन में आज हम लखनऊ दर्शन भी करेंगे और प्रदेश की और देश की चुनावी नब्ज भी टटोलेंगे। इतने खास मेहमान हमारे साथ हैं। ब्रजेश जी, आप भी लगातार चल रहे हैं, आज आप अमेठी से आ रहे हैं। अमेठी में किशोरी लाल जी कह रहे हैं, भाई मैं तो यही कहूँ, प्रियंका कह रही है मैं तो गली गली जानता हूँ, किशोरी जी तो गली गली जानते हैं इसकी। इन लोगों ने 60 से 65 साल देश में राज किया और अमेठी 2019 तक उनके पास था, कुछ समय के लिए छोड़ दे। भारतीय जनता पार्टी ने इन मात्र 5 वर्षों के अंदर स्मृति ईरानी जी ने अमेठी की जन जन का भरोसा जीत लिया है। उसका कारण है कि पहली बार अमेठी का सांसद का घर वहां बना है। पहली बार अमेठी के संसदीय क्षेत्र के आम जनता ने समझ पाया कि कोई उनका सांसद भी है। नहीं तो दूर से फोटो देखते थे, बाय बाय टाटा केवल गाड़ी से होता था। स्मृति ईरानी जी ने वहां रह करके लोगों से संवाद स्थापित किया है और मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया है। इंफ्रास्ट्रक्चर वहां बेहतर हुआ है। आप देखिए जाकर के अमेठी की सड़कें एकदम वर्ल्ड क्लास बनकर के तैयार है। फ्लाईओवर, ब्रिजेज, स्कूली शिक्षा, ग्रेजुएशन तक की शिक्षा, अस्पताल, सब कुछ बढ़िया चाक चौबंद स्मृति ईरानी जी को करने में सफलता मिली है। अच्छा, क्या लगता है राहुल गांधी रायबरेली क्यों गए, अमेठी क्यों नहीं गए? देखिए, उनके अंदर डर था। वो जानते थे कि अमेठी के लोग उन्हें नकार चुके हैं। अंत तक सस्पेंस बनाए रखा, वायनाड भाग करके गए थे। अब आप देखिएगा रायबरेली से भी वो प्रचंड बहुमत से हारेंगे। जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ। नहीं, आप गए थे दिनेश सिंह जी के नामांकन में। दिनेश सिंह जी के नॉमिनेशन गया था। हाँ। सड़कों पर जो जनसैलाब उमड़ा था भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, दिनेश सिंह जी के पक्ष में, एक तरफा दिख रहा था। जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके लोग दिनेश सिंह के साथ थे, भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। ये सब मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं की वजह से संभव हुआ है। उत्तर प्रदेश की बेहतर कानून व्यवस्था की वजह से संभव हुआ है। उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर आज वर्ल्ड क्लास बनकर के तैयार हो गया है। लोगों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी के प्रति लगातार बढ़ रहा है। लेकिन कह रहे हैं पॉलिटिकल पंडित की रायबरेली से राहुल गांधी के आने से और कन्नौज से अखिलेश यादव के आने से लड़ाई बहुत टफ जा रही है, मैसेज जा रहा है। इनका गठबंधन 2 लड़कों की जोड़ी पहले भी विधानसभा चुनाव आई थी, तब अखिलेश मुख्यमंत्री थे। याद है आपको, जब 14 का, बाद में जब 17 का आम चुनाव हुआ, बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुआ था। इन चुनाव में भी मैं कह सकता हूं 14 से लेकर अब तक 4 चुनाव हुए हैं, 2 विधानसभा के, 2 लोकसभा के। सभी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी हासिल की है और समाजवादी पार्टी गठबंधन लगातार नीचे की ओर गया है। कांग्रेस पार्टी नीचे रसातल की तरफ जा रही है। इनका वोट प्रतिशत लगातार गिर रहा है। और कहीं 2 लड़कों की जोड़ी कोई खेल कर गई तो कोई खेल नहीं, सुपर फ्लॉप साबित होगी। जनता का भरोसा नहीं है। समाजवादी पार्टी की गुंडई, अराजकता, माफियागर्दी, 1000 से अधिक दंगे, उत्तर प्रदेश जनता समाजवादी पार्टी को कभी माफ नहीं करेगी। अच्छा, क्योंकि आप बीएसपी में भी रह चुके हैं, बीएसपी कैसे चुनाव लड़ रही है इस बार का, वो समझ नहीं आ रहा है। सभी लोगों का ये लोकतंत्र का महापर्व है, सब लोग चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी जन जन का भरोसा जीत चुकी है। आम आदमी, गरीब आदमी, सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर मोदी जी ने जो काम किए हैं, आज हम कह सकते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों को, सभी वर्गों को अपनी गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने जोड़ा है और लोगों का भरोसा बीजेपी के प्रति बढ़ा है। कानून व्यवस्था हमारी नंबर 1 पर है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा नंबर 1 पर है और सबसे बड़ी बात है, मोदी जी बात के पक्के धनी आदमी हैं। उन्होंने कहा था 2014 में कि गरीब आदमी के जीवन स्तर को हम ऊपर उठाएंगे, उसके सुख दुख में हाजिर होंगे। आज हर गरीब को पक्का मकान मिला है, सबको शौचालय मिला है, 5 लाख तक के निःशुल्क इलाज की गारंटी है।
अब की बार मोदी जी ने और बड़ा काम किया। संकल्प पत्र में कहा गया कि 70 साल तक के जितने बुजुर्ग होंगे सबको 5 लाख तक के इतना निःशुल्क इलाज की सब गारंटी करने है। के बावजूद लोग कह रहे हैं कि जो दलित वोट बैंक है वो मायावती जी के साथ इंटैक्ट है, और देखिए, आप वेट मायावती जी करिए। ने आप लोगों को कई जगह ऐसे कैंडिडेट दिए जो नुकसान पहुंचा आप देंगे। इंतजार करिए, आप देखेंगे परिणाम। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो प्रथम चरण द्वितीय चरण का चुनाव हुआ है, कल तृतीय चरण का चुनाव है। प्रथम द्वितीय चरण की सभी 16 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कल तृतीय चरण का चुनाव है, तृतीय चरण में भी भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत रही है। रिजल्ट आपको बताएगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में यही लोग कहते थे कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन के बाद भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 64 सीटें आम चुनाव में और 2 सीटें लोकसभा के उपचुनाव में जीती। भारतीय जनता पार्टी ने जनता का भरोसा जीता है, जन जन का भरोसा जीता है। नहीं तो आपको क्या लगता है, क्योंकि बीएसपी पिछली बार समाजवादी पार्टी के साथ थी, इस बार अलग है, उसके अलग होने से फायदा होगा नुकसान होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपनी बात करती है। हम जनता के बीच में रहकर 5 वर्ष काम करते हैं, जनता के सुख दुख में हाजिर रहते हैं। कोरोना महामारी के काल हो या सामान्य दिन हो, हम जनता के बीच में खड़े थे और हमने तय किया था कि जनता के सुख दुख में हमारा एक एक कार्यकर्ता जाएगा। आप सोचिए कि कोरोना महामारी के काल में समाजवादी पार्टी, कांग्रेसी लोग बैठ करके वातानुकूलित कक्षों में अपने लिए काम कर रहे थे। हम अभी बीएसपी जबकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सड़क पर था। सामाजिक परिवर्तन प्रतीक स्थल सामने दिख रहा है। अच्छा है, अब समाज में परिवर्तन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर लाए हैं। बाबा साहब के पंच तीर्थों को डेवलप करने का काम मोदी जी ने किया। आज तक हिंदुस्तान की आजादी के बाद कोई नहीं कर पाया, चाहे महू में हो, चाहे मुंबई में हो, चाहे लंदन में हो। हर स्थिति में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पंच तीर्थों को डेवलप करने का काम, उन्हें स्मारक बेहतर से बेहतर बनाने का काम केवल मोदी जी ने किया। भारतीय अम्बेडकर जी के आरक्षण को लेकर भी बहुत बात हो रही है। देखिए, इस प्रकार की केवल के बारे में कहा जा रहा है, केवल फर्जी अफवाहें भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि आप जानते हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है, कर्नाटक में क्या हुआ है? कर्नाटक में वहां पर कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की सरकार ने वहां जो SC ST OBC का आरक्षण है उसमें मुस्लिम समाज को लगा दिया है। तो आरक्षण का पे डाका डालने का काम कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में किया है, और वो जीतेंगे तो पूरे देश में इसको लागू करेंगे। देश के लोग कभी इनको माफ नहीं करेंगे, कांग्रेस पार्टी को। जो कर्नाटक में कुकृत्य कांग्रेस ने किया है, इनको कभी माफ नहीं करेंगे। लेकिन क्योंकि वो आरक्षण पर आपको घेर रहे हैं, आपको लगता है कहीं कोई नुकसान हो सकता है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जनता सच्चाई समझती है। भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी है। दलित की, OBC समाज, सबको साथ लेकर के चलती है और सबको मजबूती देने का काम मोदी जी ने किया। अच्छा, थोड़ा अब नेशनल मुद्दों की तरफ आते हैं। आपकी पार्टी की कैंडिडेट है नवनीत राणा, उनका एक बयान आया है, वो कह रही है जिनको जय श्री राम नहीं कहना वो पाकिस्तान चले जाएं। देखिए, ये क्या बात है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर काम करती है। हमारा मानना है कि हमें सभी का सम्मान करना चाहिए, लेकिन भारत माता के खिलाफ जो भी बोलेगा उसके लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा विरोध करेगी। अगर किसी की आस्था नहीं है तो वो पाकिस्तान चला जाए। देखिए, मैं जो कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास पर काम करती है। भारत माता के खिलाफ जो बोलेगा उसको भारतीय जनता पार्टी कभी स्वीकार नहीं करेगी। ये आरोप लग रहा है आप लोगों के ऊपर कि आप चुनाव को हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आप मंगलसूत्र पर अगर हम इस प्रकार की बात करते हैं, मंगलसूत्र की जहां तक बात आप करते हैं, कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में क्यों लिखा है कि हम आपकी संपत्ति की जांच कराएंगे, हम आपकी जो कमाए हुए संचित निधि है, पैतृक संपत्ति है, उसकी स्क्रीनिंग करेंगे, और उसके बाद आप सोचिए उसके बाद उनको बांटेंगे। जो मनमोहन सिंह जी ने कहा है कि सबसे पहला हक अल्पसंख्यकों को का है, उसमें खासकर मुसलमानों का है। इस बात को यदि हम उजागर करते हैं तो इसमें बुराई क्या है, गलती क्या है? तो ये काम तो मीडिया का होना चाहिए था, मीडिया को बताना चाहिए था। कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो ये है, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र यह है, इस आधार पर हम देश की जनता के सामने कहें। कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो के आने के 10 दिन के बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता के समक्ष सच्चाई रखने का काम किया है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा ऐसे कानून लाने पर काम कर रही है जो आपकी पैतृक संपत्ति को जब्त कर लेंगे, आपके आरक्षण पर डाका डालेंगे और पूरे हिंदुस्तान की व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने का काम करेंगे। 48-49 पन्नों के पूरे मैनिफेस्टो में मुस्लिम शब्द तो कहीं है ही नहीं। आप सही समझ पा रहे, आप उसको जोड़िए। आप उन्होंने सीधा सीधा लिखा है कि हम आपकी संपत्ति की स्क्रीनिंग करेंगे, और फिर सेकेंड डे, जिस दिन मैनिफेस्टो आता उसके सेकेंड डे सैम पित्रोदा ने वीडियो डाल करके बताया है कि अमेरिका में जो विरासत टैक्स है उसको भारत में लगाने पर विचार करना चाहिए। तो हम कोरिलेट करके कह रहे हैं इस बात को। अच्छा। कि जो उनके मेंटर हैं, जो उनके थिंक टैंक है, जब इस बात को कह सकते हैं तो कांग्रेस पार्टी की चाल है कि भारत के जो गरीब लोग हैं,
भारत के लोगों ने जो अपनी पैतृक संपत्ति बनाई है, हमारे पिताजी नहीं रहेंगे, हमारे बाबा नहीं रहेंगे, हमारी पैतृक संपत्ति को कांग्रेस कब्जा मना कर रहे हैं, ऐसा हम उन कुछ अरे कैसे आप फिर क्यों डाला, क्यों स्क्रीनिंग करेंगे आप हमारी पैतृक संपत्ति की? आप कौन होते हैं? अच्छा, एक सवाल और पूछ रहे हैं आप पूछ रहे हैं राहुल गांधी से कि देश शरिया से चलेगा या संविधान से चलेगा। तो राहुल गांधी शरिया से चलाना चाहते हैं। राहुल गांधी को स्पष्ट करना चाहिए कि हम भारत के संविधान तहत चलाएंगे, हम मुस्लिमों के पक्षधर नहीं है, उनको साफ कहना चाहिए। क्यों वो बार बार वकालत करते हैं? मनमोहन सिंह का वीडियो आज भी वायरल हो रहा है। 2016 में उन्होंने कहा था कि इस देश में सबसे पहले अल्पसंख्यकों का अधिकार है, उसमें से मुसलमानों का। क्यों कहा? 2006 में क्यों कहा था उन्होंने? हाँ। क्यों कहा था? उनसे खंडन करना चाहिए कांग्रेस पार्टी के नीति नियंताओं को। वो कह रहे हैं कि वो तो माइनॉरिटीज की बात हो रही है। राहुल गांधी को नहीं, उसमें मुस्लिम कहा इन्होंने। हाँ। राहुल गांधी को खंडन करना चाहिए कि जो मनमोहन सिंह ने कहा हम उसका खंडन करते हैं, हम उसकी निंदा करते हैं। राहुल गांधी क्या करेंगे वो आने वाला वक्त बताएगा। मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या बीजेपी ने ये सोच लिया है कि मुस्लिमों के वोट नहीं चाहिए उनको? भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ काम करती है। हमारी गरीब कल्याण योजनाओं की फेरिस्त आप उठाकर देख लीजिए। हमने बराबर से सबको उनका हक देने का काम किया है और हम सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो दुमुही नीति है उसको हम जनता के सामने उजागर करेंगे। नहीं, जैसे केशव प्रसाद जी से भी बात हुई, 80-20 की बात आ जाती है, तो ये 80-20 की बात क्यों आती है? देखिए, आप अच्छी तरह जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर काम करती है। लेकिन अयोध्या में प्रभु राम लला का मंदिर बने, हम उसमें मंदिर में दर्शन करने के लिए नहीं जाएंगे, प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे वोट बैंक कट जाएंगे। इस बात की जब बातें आएंगी तो बातें आगे तक बढ़ेंगी। ये कांग्रेस पार्टी ने कुकृत्य किया है। प्रभु राम लला का भव्य मंदिर बना तो वो प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं गए। समाजवादी पार्टी के लोग मारे डर के नहीं गए कि उनका अल्पसंख्यक वोट कट जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट में इन्हीं लोगों ने हलफनामा दिया था कि रामलला काल्पनिक है। और समाजवादी पार्टी के लोग तो बात करने लायक नहीं है। समाजवादी पार्टी के रिजीम में ही अयोध्या में निहत्थे कार सेवकों पर गोली चली थी और अयोध्या की धरती को, सरयू नदी को खून से रंगने का काम समाजवादी पार्टी के पुराने लोगों ने किया था। तो अब तो बात जो है आगे बढ़ गई है। और मैं ये पूछना चाहता हूं, अब देखिए चुनाव में सेना भी आ गई। कांग्रेस पार्टी के जालंधर से उम्मीदवार हैं, पंजाब के सीएम भी रह चुके हैं। चरणजीत सिंह चन्नी ने कह दिया कि पुंछ में जो एयरफोर्स के काफिले पर हमला हुआ वो बीजेपी ऐसे चुनावी स्टंट कराती है। ये सिर्फ बकवास करते हैं। इनके पास ना कोई नीति है, ना कोई एजेंडा, ना कोई विजन। भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर चलती है। भारत माता के झंडे को कभी झुकने नहीं देगी। आसमान की बुलंदियों की ओर झंडा भारत माता का लहलहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और देशवासी चाहता है। और इसके अलावा बहुत सारे बयान हैं। जैसे मैं अभी बात करूं तो गाजीपुर में बात आ रही है। गाजीपुर में कह रहे हैं मुख्तार अंसारी का जो देहांत हुआ, उनकी जो आकस्मिक मृत्यु हुई, उसका बड़ा फायदा मिल जाएगा उस अंसारी परिवार को। भारतीय जनता पार्टी से बातों में भरोसा नहीं रखती, लेकिन जो सच्चाई है हम देश की जनता के सामने रखेंगे। आप सोचिए, कल्याण सिंह जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, बड़े नेता रहे हैं। और कल्याण सिंह जी की जब अंतिम संस्कार का दिन आया तो अखिलेश यादव जी 500 मीटर दूरी पर बैठे थे। वहां चल करके पुष्पांजलि करने के लिए नहीं गए, लेकिन 500 किलोमीटर दूर जाकर के मुख्तार अंसारी की कब्र पर फातिया पढ़ने क्यों गए? तो ये सवाल नहीं उठेंगे? सवाल उठेगा कि कल्याण सिंह जी इस देश के बड़े नेता थे, आपके घर से 500 मीटर दूर रहते थे, आप क्यों नहीं पुष्पांजलि, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए गए? और 500 किलोमीटर दूर जाकर के आप मुख्तार अंसारी की कब्र पर फातिया पढ़ते हैं और 500 मीटर दूर नहीं जा पाते हैं, तो सवाल तो उठेगा और जवाब अखिलेश यादव को देना होगा। अच्छा, जौनपुर में क्या हो गया? क्या सेटिंग हो गई कोई धनंजय सिंह से? कुछ ये सेटिंग हुई? सबको अपना अधिकार है लोकतंत्र में, इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई कमेंट नहीं। क्या फर्क पड़ेगा इसका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में पहले से है और कृपा शंकर जी जीत रहे हैं चुनाव, प्रचंड बहुमत के साथ जीत रहे हैं। मैं कई जगहों पे घूम रहा हूं ब्रजेश जी, और कई लोगों से बात हो रही है। एक जो ऑब्जर्वेशन आ रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोई गुस्सा नहीं है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कोई गुस्सा नहीं है, लेकिन लोकल कैंडिडेट से कहीं कहीं असंतोष है। ये लोकतंत्र का महापर्व है। इसका असर पड़ेगा। ये लोकतंत्र का महापर्व है। सब लोगों को अपना विचार रखने का हक है, लेकिन आप परिणाम देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। हाँ। हम प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतने जा रहे हैं, प्रचंड बहुमत के साथ जीतने जा रहे हैं। और ये भी मैं कह सकता हूं एक तरफा लड़ाई है। हाँ। विपक्ष लड़ाई में ही नहीं है। अच्छा, आप लोग क्योंकि सनातन की बात करते हैं, राम मंदिर का जिक्र अभी आपने किया, प्राण प्रतिष्ठा समारोह अभी राम मंदिर का हुआ, हम भी वहां थे, आप भी वहां पर थे। क्या तब से अब तक कुछ ऐसा हो गया है कि राम मंदिर का जितना आप सोच रहे थे असर उतना नई चुनावों में दिख रहा है?
प्रभु राम हमारे आदर्श हैं, हमारे आराध्य हैं। उनका चुनाव से कोई मतलब नहीं है, इसको आप गलत ढंग से ले रहे हैं। प्रभु राम सबका कल्याण करें, हम ऐसी प्रार्थना ईश्वर से करते हैं और प्रभु राम की कृपा से ही ये चराचर जगत चल रहा है। तो राम मंदिर का आप, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको पॉलिटिकल फायदा मिले, लेकिन क्योंकि जिस तरह से हमने वहां पे माहौल देखा, ऐसा आज लग भी रहा आप था कि देखें, बीजेपी को कल फायदा मिल प्रधानमंत्री सकता जी अयोध्या में थे। है। हाँ, अयोध्या की नगर की सड़कों पर तिल रखने की भी जगह नहीं थी। अद्भुत नजारा था जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां रोड शो कर रहे थे। लेकिन तभी जब राम मंदिर की बात आती है, सनातन की बात आती है, आपने कहा ये लोग कैसे सनातनी हैं जो राम मंदिर में दर्शन करने नहीं गए। तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं जब देश के प्रधानमंत्री हिंदू हैं, देश की राष्ट्रपति हिंदू हैं, देश के तीनों सेना अध्यक्ष हिंदू हैं, तो फिर सनातन खतरे में कैसे आ जाता है? देखिए, सनातन खतरे में ऐसे आ जाता कि जब आप बैठ करके और दुर्गा पूजा चल रही हो, नव दुर्गा का त्योहार हो, पूरा देश माँ दुर्गा की आराधना में लिप्त हो, आप मांस मछली खा रहे हो, तब सनातन धर्म खतरे में आता है। इसका जवाब तेजस्वी यादव को देना होगा। ब्रजेश पाठक जी के बारे में बात करते हैं। आपकी कहा जाता है कि आप हर जगह बड़ा माइक्रो, और आपकी फैन फॉलोइंग भी काफी दिख रही है यहाँ पर, माइक्रो मैनेजमेंट आपका बड़ा अच्छा है। आप हर जगह कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है, ब्रजेश पाठक जी को भेज दो, उनको भेज दो, कहीं पर ब्राह्मण नाराज है, ब्रजेश जी को भेज दो। तो ये आपके पास ये कौन सी विधा है, कैसे बना लेते हैं आप? देखिए, बहुत लंबे समय में सामाजिक जीवन में हूँ और सभी से मेरी मित्रता है और लोग हमारा कहना मानते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं अपने भाई बहनों को जो हमारे समाज में विभिन्न व्यवस्थाओं में काम कर रहे हैं। हाँ। सभी लोग मेरे साथ रहते हैं और मेरी बात सुनते हैं, इसके लिए मैं उनका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। लेकिन क्या आपके पास ये कोई फीडबैक है कि यादव परिवार जिन 5 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है वहां क्या होगा? देखिए, अब उत्तर प्रदेश, आपने ऐसी बात छेड़ दी, उत्तर प्रदेश का यादव बिरादरी पूरा अपने आप को ठगी महसूस कर रही है। क्यों? समाजवादी पार्टी का गठन यादव समाज की मेहनत के बदौलत हुआ। यादव समाज अगर आज समाजवादी पार्टी से हट जाए तो समाजवादी पार्टी 00 हो जाएगी। अब जब समाजवादी पार्टी की लोकसभा प्रत्याशियों की सूची आई तो उसमें भाई और भौजाई के बीच में पूरी सीटें बट गई। आजमगढ़ में भाई है, फिरोजाबाद में भाई है, बदायूं में भाई है, कन्नौज में भैया खुद ही हैं और मैनपुरी में भौजाई है। कोई यादव समाज का कोई दूसरा नेता ही नहीं है, तीसरा कोई नेता ही नहीं है। मैं आदरणीय मुलायम सिंह जी को याद करके कहता हूं, मुलायम सिंह यादव जी की रिजिम में हर जिले में एक बड़ा यादव नेता होता था जो पूरे जिले में कंट्रोल करते थे, एमएलए एमपी बनते थे। आज यादव समाज के लोगों को ही अखिलेश यादव जी ने ठुकराने का काम किया है और आने वाले चुनाव में यादव समाज अखिलेश यादव जी को, समाजवादी पार्टी को इसका खामियाजा भुगताएगा जरूर। नहीं, लेकिन बात यहां पर यह आ रही है कि उन सीटों पर बीजेपी कितनी मजबूत है? भारतीय जनता पार्टी सभी सीटें जीत रही। मैंने आपको 80 आउट ऑफ 80 का है। मैनपुरी हम जीत रहे हैं। मैनपुरी में जिस ढंग से समाजवादी पार्टी के लोगों ने महाराणा प्रताप जी के साथ प्रतिमा पर जो दुर्व्यवहार किया है, जूता पहन के चढ़ गए, झंडा लगा दिया, भाला तिरछा कर दिया। आप सोचिए, महापुरुषों का अपमान भारतीय जनता पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी और मैनपुरी के लोग और देश के लोग, प्रदेश के लोग समय आने पर इसका जवाब अवश्य। लेकिन समाजवादी पार्टी का भी तो तर्क है, वो ये डिंपल यादव जी खुद कह रही हैं कि ये बीजेपी की साजिश है और इसकी जांच होनी चाहिए। वीडियो देखिए किसके लोग हैं, वो स्पष्ट हो जाएगा। जो वीडियो में हो वही चोर है। वीडियो देख लीजिए, जनता के सामने वीडियो है। तो आप लोग जांच कराएंगे उसकी? वो जांच चुनाव आयोग करेगा, मेरे अधीन नहीं है। आज नहीं है, कल को जब चुनाव आयोग जांच कराने का आदेश देगा, जांच होगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। समाजवादी पार्टी के गुंडों ने सब काम किया है और इनके डीएनए में गुंडे ही है। उत्तर प्रदेश में गुंडे, माफिया, मवाली, लुच्चे, लफंगे जितने भी हुए उस समाजवादी पार्टी के रिजिम में हुए। आज भारतीय जनता पार्टी ने गुंडे माफियाओं को जेल में ठूस दिया है और माफिया शून्य करने का काम प्रदेश को किया है। एक आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि ये सब कुछ ठीक है, सारी बातें हो रही, लेकिन चुनावों में असल मुद्दों पर बात हो रही, विपक्ष कह रहा है असल मुद्दों से चुनाव भटक गया है? देखिए, विपक्ष दिग्भ्रमित है, विपक्ष ड्रिल्ड है। बात होना चाहिए रोटी, कपड़ा और मकान पर। कांग्रेस के नेताओं ने हमेशा गरीबी हटाओ नारा दिया, आज गरीबी हटाओ उनके सामने नहीं है। आज वो दूसरे मुद्दों पर चुनाव ले जाना चाहते हैं। माननीय मोदी जी ने कहा है, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम गरीब को उसके परिवार का सदस्य की तरह काम करते हैं और हर गरीब को उसका हक दिला करके रहेंगे। और गरीब आदमी आज अपने आप को मोदी जी के परिवार का सदस्य मानता है और हमने देखा है कि गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से एक एक गरीब आदमी के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हुई है। 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में मोदी जी ने कामयाबी हासिल की है। तो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री
ब्रजेश पाठक जी से हम बात कर रहे थे और सभी सवालों का बड़ा ईमानदारी से जवाब देते हुए बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी आपका। थैंक यू वेरी मच TV9 भारतवर्ष की इस हाईटेक बस पर आने के लिए और अपना वक्त हमें देने के लिए। तो देखिए ऐसे ही हम अपनी इस हाईटेक बस पर निकलेंगे, देश भर में सफर करेंगे और ऐसे ही स्पेशल पर्सनालिटीज के साथ, खास लोगों के साथ आपके सामने देश के चुनाव की तस्वीर रखने की कोशिश करेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।